अ, हमारी इस नई विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, हम्म। वो सचमुच हमें समय में पीछे ले जाने वाली है। बिल्कुल, एक बहुत ही दिलचस्प दौर में। जी, आज हम कक्षा 10 के इतिहास के उन बेहद दिलचस्प नोट्स की गहराई में उतरने वाले हैं, जो हमें बताते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं और समाजों ने अपना रूप आखिर कैसे बदला। तो आइए सबसे पहले इस कहानी की नींव रखने वाली 3 मुख्य विचारधाराओं की परिभाषाओं पर नजर डालते हैं। जो हमारे नोट्स में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में दी गई हैं। जी, सबसे पहले है पूंजीवाद। स्रोत के अनुसार ये वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सीधे तौर पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है। मतलब कारखानों और जमीन पर मालिकाना हक। हाँ, और इसके बाद आता है समाजवाद। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सरकार का नियंत्रण होता है। और हमारे नोट्स स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इस समाजवादी विचारधारा का उदय मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। बिल्कुल। और फिर अंत में आता है साम्यवाद। एक ऐसी कह सकते हैं आदर्श अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के सभी लोगों का संसाधनों पर समान रूप से अधिकार होता है। जहां कोई वर्ग भेद नहीं होता। हम्म। और इन परिभाषाओं को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी ऐतिहासिक उथल-पुथल रची गई। 18वीं और 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति ने यूरोप में बड़े-बड़े कारखानों को तो जन्म दिया। लेकिन इसके साथ ही समाज में आर्थिक असमानता की एक बहुत गहरी खाई भी पैदा कर दी। बिल्कुल, शहरों में मजदूरों की संख्या तो बढ़ रही थी, लेकिन उनकी हालत बेहद खराब थी। इसी भारी असमानता और शोषण के बीच पहले समाजवाद और फिर उसके एक अधिक उग्र रूप यानी साम्यवाद के विचार ने आकार लेना शुरू किया। और जब इन विचारों को एक ठोस आकार देने की बात आती है ना, तो एक नाम इतिहास में सबसे ऊपर उभर कर आता है। कार्ल मार्क्स। हाँ, कार्ल मार्क्स। हमारे नोट्स उनके जीवन की एक बहुत ही रोचक और विस्तृत कहानी पेश करते हैं। उनका जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। हालांकि बाद में उनके परिवार ने सामाजिक स्थितियों के चलते ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। जी, उनके पिता हेनरिक मार्क्स उस समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध और संपन्न वकील थे, तो कार्ल मार्क्स ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए कानून की पढ़ाई ही चुनी। हम्म। दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने 1836 में बॉन और बर्लिन विश्वविद्यालय से कानून की उच्च शिक्षा ग्रहण की। और उनके निजी जीवन का भी जिक्र है। हाँ, एक बेहद मानवीय पहलू ये है कि 1843 में उन्होंने अपनी बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया, लेकिन उनकी वैचारिक दुनिया का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1844 में उनकी मित्रता फ्रेडरिक एंगल्स से हुई। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कार्ल मार्क्स ने मानव इतिहास को सिर्फ राजाओं और युद्धों की घटनाओं के रूप में नहीं देखा। नहीं देखा, बिल्कुल। उन्होंने पूरे इंसानी सफर को अर्थव्यवस्था और वर्ग संघर्ष के चश्मे से देखा। मतलब अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई हमारे स्रोत में मार्क्स द्वारा बताए गए इतिहास के 6 चरणों का बहुत ही शानदार उल्लेख है। जो उनकी पूरी विचारधारा का मूल सार है। जी, उन्होंने बताया कि इंसान का सफर आदिम साम्यवादी युग से शुरू हुआ, जब सब कुछ साझा था। फिर ताकतवर लोगों ने कमजोरों को गुलाम बनाया और दासता का युग आया। हम्म। उसके बाद जमीन के मालिकों का सामंती युग आया, और फिर वो दौर जिसमें मार्क्स खुद जी रहे थे। यानी पूंजीवादी युग। हाँ, जहां कारखानों के मालिक मजदूरों का भारी शोषण कर रहे थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि इस शोषण के खिलाफ आवाज उठेगी, जिससे समाजवादी युग आएगा। जहां राज्य का नियंत्रण होगा। बिल्कुल। और अंततः मानवता अपने सबसे आदर्श चरण साम्यवादी युग तक पहुंचेगी, जहां कोई वर्ग या राज्य नहीं होगा। ये सचमुच मानव विकास को देखने का एक बहुत ही अलग नजरिया था, और इसी वैचारिक सफर को उन्होंने सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे किताबों के जरिए दुनिया के सामने रखा। हाँ, अपने सबसे करीबी दोस्त एंगल्स के साथ मिलकर उन्होंने 1848 में एक छोटा लेकिन बेहद प्रभावशाली दस्तावेज प्रकाशित किया, जिसे साम्यवादी घोषणा पत्र या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है। बहुत ही ऐतिहासिक दस्तावेज। और उनकी सबसे अहम कृति, जिसे हमारे नोट्स में समाजवादियों की बाइबल कहा गया है, वो 1867 में आई। दास कैपिटल। जी, दास कैपिटल। इसने पूंजीवाद की एक एक परत उधेड़ कर रखती थी।
इन्हीं योगदानों के कारण ऐतिहासिक रूप से कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। मार्क्स की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो केवल बंद कमरों में बैठकर किताबें लिखने वाले दार्शनिक नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि दुनिया की व्याख्या तो बहुत लोगों ने की है, लेकिन असली बात दुनिया को बदलना है। वे इन कागजी विचारों को धरातल पर उतारने के लिए दुनिया भर के मजदूरों को एकजुट करना चाहते थे। हाँ, वो थ्योरी को एक्शन में बदलना चाहते थे। और यहीं से मजदूरों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होने की कहानी शुरू होती है। हमारे नोट्स बताते हैं कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 में खुद कार्ल मार्क्स के ही प्रयासों से हुई थी। और वहां उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली नारा दिया था। हाँ, नारा था, कर्तव्य नहीं तो अधिकार नहीं, और अधिकार नहीं तो कर्तव्य नहीं। जरा सोचिए, ये नारा उस समय के एक आम मजदूर के लिए कितना बड़ा संदेश था। सही बात है। यह उन्हें न केवल उनके छीने गए अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहा था, बल्कि उन्हें समाज के प्रति उनकी सामूहिक जिम्मेदारियों का भी एहसास करा रहा था। यह संघ मजदूरों की अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पहला बड़ा कदम था, और इसके कुछ सालों बाद जो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ वो 1889 ईस्वी में पेरिस में आयोजित किया गया। अगर हम उस दौर की राजनीति को देखें तो ये बैठक वैचारिक रूप से बहुत ही आक्रामक थी। इसमें एक बहुत ही कड़ा निर्णय लिया गया जिसने सचमुच एक भूचाल ला दिया। बिल्कुल। वो आधिकारिक कथन था कि धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये सत्ता, पूंजीपतियों और धर्म के गठजोड़ पर सीधा प्रहार था। हाँ, जो मार्क्सवादियों के अनुसार आम जनता को उनके शोषण के प्रति सुन कर रहा था। और हमारे सुनने वालों के लिए ये जानना भी बहुत दिलचस्प होगा कि आज जो हम पूरे विश्व में मजदूर दिवस मनाते हैं, उसकी जड़ें भी पेरिस की इन्हीं ऐतिहासिक बैठकों में हैं। ब्रुसेल्स के सचिवालय का भी जिक्र है नोट्स में। हाँ, इसी वैचारिक उथल-पुथल के बीच अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का एक स्थायी सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया था। और यहीं दुनिया भर के मजदूरों के लिए ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया कि हर साल 1 मई को मजदूर एकता दिवस यानी मे डे के रूप में मनाया जाएगा। ये सच में एक अहम मोमेंट है। बिल्कुल। 19वीं सदी में एक कमरे में लिए गए फैसले आज भी पूरी दुनिया के कैलेंडर का हिस्सा हैं। ये पूरी घटना दर्शाती है कि जब कोई विचारधारा जमीनी हकीकत से जुड़ जाती है तो वो देशों की सीमाओं को आसानी से पार कर जाती है। लेकिन मार्क्स के इन विचारों का सबसे बड़ा और खूनी परीक्षण पश्चिमी यूरोप में नहीं हुआ, बल्कि यूरोप के पूर्वी छोर पर हुआ। हाँ, एक विशाल कृषि प्रधान साम्राज्य में, और वो साम्राज्य था रूस। ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। चलिए अब रूस की स्थिति को विस्तार से समझते हैं। उस समय का रूस आज के रूस से बहुत अलग था। वहाँ रोमनोव राजवंश का शासन था और वहाँ के सम्राट को जार कहा जाता था। जार निकोलस द्वितीय उस समय सत्ता के शिखर पर थे। हाँ, और उनकी पत्नी का नाम जरीना था। जरा सोचिए, ये क्रांति रातों रात नहीं हुई। 1860 के दशक से ही असंतोष सुलग रहा था, एक प्रेशर कुकर की तरह। बिल्कुल। हमारे नोट्स में कई महत्वपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला दी गई है। जैसे 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा कृषि दास्ता को समाप्त कर दिया गया, लेकिन किसानों की हालत नहीं सुधरी। वो वहीं के वहीं रहे। फिर 1863 में पोलैंड के लोग, जिन्हें नोट्स में पोलो कहा गया है, उन्होंने जार की रूसीकरण की नीति का भारी विरोध किया। रूसीकरण मतलब सभी गैर रूसी लोगों पर जबरदस्ती रूसी भाषा थोपना। जी। और फिर एक बहुत बड़ा झटका तब लगा जब 1904-05 के युद्ध में रूस एक छोटे से देश जापान से बुरी तरह हार गया। जापान से हारना ज़ारशाही के लिए सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था। इससे ये संदेश गया कि ज़ार की सेना अंदर से खोखली हो चुकी है। जार के अजय होने का भ्रम टूट गया था। एकदम। और इसी जनासंतोष के दबाव में आकर 1905 में रूस में पहली बार एक प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन हुआ, एक तरह की संसद। हालांकि ये सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि जार जब चाहता ड्यूमा को भंग कर देता था। सही कहा। हमारे ऐतिहासिक नोट्स यहाँ महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की रचना वॉर एंड पीस का भी जिक्र करते हैं, जो उस दौर के रूसी समाज की जटिलताओं को समझने का एक झरोखा है। लेकिन राजनीति के मैदान में असली हलचल तब हुई जब 1903 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लिबर पार्टी 2 धड़ों में बंट गई, बोल्शेविक और मेंशेविक। हाँ, एक तरफ बोल्शेविक्स, जिसका मतलब था बहुमत, ये अनुशासित थे और सर्वहारा वर्ग की सशस्त्र क्रांति के पक्षधर थे, और दूसरी तरफ मेंशेविक यानी अल्पमत, जो नरम दल के थे। मध्यम वर्गीय क्रांति के पक्षधर। और नोट स्पष्ट करते हैं
कि रूस का पहला साम्यवादी व्यक्ति प्लेखानोव था। यहाँ जो सर्वहारा वर्ग शब्द आया है उसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत के अनुसार इसमें किसान, कारखानों के मजदूर और आम गरीब लोग शामिल होते हैं। बोल्शेविक चाहते थे कि सत्ता इसी सर्वहारा वर्ग के हाथों में आए। लेकिन इन सब बहसों के बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्रांति आखिर उसी समय क्यों हुई? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो रूसी क्रांति दशकों के कुशासन का नतीजा थी। हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से उन कारणों को गिनाते हैं जिन्होंने बारूद का पहाड़ खड़ा कर दिया था। जैसे जार की चरम निरंकुशता। हाँ, और कृषकों मजदूरों की दयनीय स्थिति। 18-18 घंटे काम लिया जाता था और रूसीकरण की नीति भी थी। लेकिन जिस चीज ने इस बारूद में चिंगारी लगाई वो था प्रथम विश्व युद्ध। 1914 से 1918 का दौर। जी, जार ने रूस को बिना तैयारी के युद्ध में झोंक दिया। लाखों सैनिक मारे गए और भयानक भुखमरी फैल गई। और यही वो बिंदु था जहां दशकों से सुलगता प्रेशर कुकर फट गया। 1917 का साल हमेशा के लिए दर्ज हो गया, क्योंकि सिर्फ एक साल के भीतर रूस ने दो महान क्रांतियां देखीं। बिल्कुल। चलिए, पहली यानी फरवरी-मार्च की क्रांति की बात करते हैं। 7 मार्च 1917 को, जो पुराने कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी का दिन था, पेट्रोग्राद की बर्फ से ढकी सड़कों पर हजारों किसान और महिला मजदूर उतर आए। उनके हाथों में तख्तियां थीं और वे नारे लगा रहे थे, रोटी दो। हाँ, और स्थिति तब बेकाबू हुई जब जार की सरकार ने अपनी ही सेना को उस भूखी प्यासी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। लेकिन यहाँ इतिहास ने करवट ली। सेना ने गोली चलाने से साफ मना कर दिया। बिल्कुल, सेना के जवानों ने बंदूकें नीचे कर ली। सेना का ये इनकार रोमानोव राजवंश के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। जब सैनिक ही बागी हो गए तो जार का सारा खौफ खत्म हो गया। और इसी के परिणाम स्वरूप 12 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय को मजबूर होकर गद्दी छोड़नी पड़ी। 300 साल पुरानी जारशाही का अंत हो गया। और फिर एक बुर्जुआ सरकार बनी। हाँ, जो पूंजीपतियों की सरकार थी। जब वो भी नाकाम रही तो केरेंस्की के नेतृत्व में नरमपंथी समाजवादियों की सरकार बनी। लगा कि अब शांति आ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ कहानी सच में बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि लेनिन और उनके बोल्शेविक समर्थक इस बदलाव से संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि सत्ता अभी भी अमीरों के पास ही है। और अब मंच तैयार होता है अक्टूबर-नवंबर क्रांति का। जी, 7 नवंबर 1917 को, जो पुराने कैलेंडर में 25 अक्टूबर था, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने एक शांत, सुनियोजित सशस्त्र विद्रोह किया। उन्होंने बिना बड़े खून खराबे के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर पर कब्जा कर लिया। और प्रधानमंत्री केरेंस्की को रूस छोड़ के भागना पड़ा। इसे ही महान बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही निर्णायक क्षण था। कार्ल मार्क्स की जो बातें अब तक केवल किताबों में थीं, उन्हें लेनिन ने यथार्थ में बदल दिया था। सत्ता अब बोल्शेविकों के हाथ में थी। लेकिन लेनिन के सामने असली चुनौती उस विशाल देश को चलाना था। हाँ, और लेनिन का सबसे प्रसिद्ध नारा था भूमि, शांति और रोटी। उन्होंने अपना कार्यक्रम तैयार किया जिसे अप्रैल थीसिस कहा जाता है। लेनिन एक बहुत ही व्यावहारिक रणनीतिकार थे। उन्होंने सबसे पहले जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोव्स्की की संधि की। अपनी जमीन गंवानी पड़ी, लेकिन रूस को विश्व युद्ध से बाहर निकालना जरूरी था। बिल्कुल। और सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए। विदेशी हमलों से बचने के लिए ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में लाल सेना यानी रेड आर्मी का गठन किया गया। और देश के आंतरिक विद्रोहों को कुचलने के लिए चेका नामक एक गुप्त पुलिस संगठन भी बनाया गया। हाँ, और 1918 में इस नए रूस का एक बिल्कुल नया संविधान बनाया गया। दुनिया का पहला पूर्ण समाजवादी शासन स्थापित हुआ। देश का नाम रखा गया सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह, जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं। और लेनिन ने स्थानीय स्तर पर सोवियत समितियां बनाई। पार्टी का नाम आधिकारिक रूप से साम्यवादी दल रख दिया गया। और उस नए देश का झंडा, लाल रंग के झंडे पर हसुआ और हथौड़ा का निशान, हथौड़ा मजदूरों का और हसुआ किसानों का प्रतीक, दोनों की एकता का प्रतीक। लेनिन ने कई ऐतिहासिक कार्य किए। 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को मतदान का अधिकार दिया, काम के अधिकार को संवैधानिक बना दिया, उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित किया, बैंक और रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया, शिक्षा को चर्च से मुक्त किया, और सबसे बड़ी बात, जमींदारों से जमीनें छीनकर गरीब किसानों में बांट दी। लेनिन की इन नीतियों ने रूस को एक झटके में बदल दिया।
हालांकि अर्थव्यवस्था चरमराने लगी थी, इसलिए 1921 में वे नई आर्थिक नीति या एनईपी लेकर आए, जिसमें थोड़ा पूंजीवादी लचीलापन था।